प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आप लोगों का प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल एकेडमी में। आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश का पोएट्री सेक्शन का सबसे पहला चैप्टर और सबसे मजेदार चैप्टर का समरी का व्याख्या करने जा रहे हैं और उनके लेखक का बायोग्राफी को कवर करने जा रहे हैं। आपको पता है कि क्लास 12 इंग्लिश के अंतर्गत दो सेक्शन होता है, एक होता पोएट्री सेक्शन, एक होता प्रोज सेक्शन। तो आज हम लोग पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ओह, कितना मजेदार चैप्टर है ना। तो इस चैप्टर का पूरा समरी को अच्छा तरह से समझेंगे और इनका बायोग्राफी को देखेंगे। समझ गए? चैप्टर बहुत ही मजेदार है, बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार चैप्टर है। इस चैप्टर में एक प्रेमिका एक प्रेमी से जब दूर जाता है तो वो दोनों के बीच किस तरह की बातें होती है, उस चीज की व्याख्या, उस चीज का एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर में किया गया है पोएट्री सेक्शन का पहला नंबर चैप्टर में। प्यारे बच्चों, जॉन डॉन की बात करें तो जॉन डॉन अपनी पत्नी से, अपनी वाइफ से, अपनी बिलव्ड से काफी ज्यादा प्यार करते हैं, अनलिमिटेड लव करते हैं। लेकिन जब दूर जाने की बात होती है, जब अलग होने की बात होती है तो दोनों के बीच एक उदासी का माहौल छा जाता है। और वही माहौल के बारे में, वो दोनों के बीच क्या बातचीत होती है, उस चीज के बारे में इस चैप्टर में दिया गया। चैप्टर मजेदार है, शानदार है, अच्छा से समझिएगा, मजा आएगा समझने में, है ना। एक हमको तो पढ़ाने में भी इतना हेजिटेशन होता है चैप्टर पढ़ाने में, क्योंकि इसमें वो चीज आ जाता है, प्रेमिका वगैरह का बात आ जाता है, प्रेमी का बात आ जाता है, लव स्टोरी वगैरह आ जाता है। ठीक है, बढ़िया से समझेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जो बायोग्राफी है, जो लेखक है, राइटर है, उनके बायोग्राफी को देखेंगे जॉन डॉन का, क्योंकि बायोग्राफी से आपको क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं फाइनल बोर्ड परीक्षा में, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, उनका नाम, उनके लेखक का नाम, साथ ही साथ उनका एजुकेशन, उनके अवार्ड्स, ये सारा क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और 5 नंबर का आपको समरी पूछा जाता है और वही समरी का एक्सप्लेनेशन हम लोग करने वाले हैं। जब समरी को आप समझ जाएंगे तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर आपके हाथ में रहेगा। 5 नंबर का अच्छा से आप लोग उसका आंसर दे पाएंगे। 5 नंबर आपका इधर से उधर नहीं जाएगा, आपके हाथ में आ जाएगा, यानी समरी का आप अच्छी तरह से जवाब दे सकते हैं फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो जब आप समरी समझ लेंगे तो याद हो जाएगा, रटने की नौबत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू, अच्छी तरीके से समझेंगे। चैप्टर 1 है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इंग्लिश का क्लास 12 का बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज है तो क्या हुआ, लेकिन समझेंगे तो जरूर, है ना। और एक्सप्लेन करेंगे, पूरा समरी का एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, इनके लेखक का नाम जान लो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इनके लेखक कौन है भाई? ये देखो, ये गला में एक रबर लिया हुआ, गला में जो ये फंदा लेके चल रहे हैं, ये हैं जॉन डॉन साहब। अब ये जॉन डॉन साहब जो हैं, ये हैं बहुत बड़े आशिक, यानी बहुत बड़े एक प्रेमिका रह चुके हैं और ये ऐसा कांड किए हैं अपने जीवन में कि इनको जेल भी जाना पड़ा है। सारा चीज बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, समझ गए? ध्यान से सुनना। ये जॉन डॉन साहब हैं। अब पोएट की बात करेंगे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक यानी पोएट की बात करें तो लेखक कौन हो जाएगा? लेखक हो जाएगा जॉन डॉन। लेखक का नाम क्या है बाबू? जॉन डॉन। अब इनका पोएम का नाम करें तो पोएम का नाम है 40 लाइन के पोएम्स डिवाइडेड इन 5 ऑक्टेव्स, यानी जो मतलब जो ऑक्टेव होता है 40 लाइन का, जो ऑक्टेव होता है, जैसे कि एक अगर देखा जाए तो 8 लाइन का पोएम को ऑक्टेव कहा जाता है। 8 लाइन का पोएम को ऑक्टेव कहा जाता है, ये चीज छोड़िए, है ना। यानी जो 8 लाइन के पोएम्स होते हैं उसको ऑक्टेव कहा जाता है। अब यहां ध्यान से देखो, इन्होंने ऑक्टेव लिखा है, इसलिए ये बात हम बता रहे हैं आपको। अब इनकी पत्नी का नाम, बिलव्ड का नाम, यानी पत्नी से बातचीत कराने के दौरान, यानी बिलव्ड से बातचीत करने के दौरान ही ये तो क्रिएट हुआ ना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये निकला कहां से? सबसे पहले चैप्टर का नाम समझिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो, डू नॉट गो, गो GOE गो। समझ गए? स्पेलिंग इन लोग उल्टा पुल्टा लिखे, इन लोगों का इंग्लिश है, ठीक है। जैसा स्पेलिंग लिखे, हम लोग GO गो कहते हैं, ये लोग GOE कहता है, ठीक है। अब यहां देखो, स्वीटेस्ट का मतलब होता है, स्वीटेस्ट लव का मतलब होता है प्यारे जीवन साथी, मेरे प्रिय, मेरे हृदय के करीब रहने वाली प्रिय साथी, है ना। स्वीटेस्ट लव यानी प्यारे जीवन साथी, है ना। मेरी प्रेमिका, मेरे प्यारे जीवन साथी, मेरे करीब, मेरे प्रिय, मेरे मित्र, है ना, मेरे ये होता मेरे बाबू, मेरे सोना, आप लोग बोलते हैं ना अरे ऐसे आप लोग बोलते हैं, तो उसी को कहते हैं स्वीटेस्ट लव। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो मतलब मैं नहीं जा रहा हूं। यानी अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका को, उनकी प्रेमिका का नाम है
उनकी प्रेमिका का नाम जो है प्यारे बच्चों एन्नमोर रहता है। एन्नमोर को वो कहते हैं कि हम आपसे दूर नहीं जा रहे हैं, हम आपसे जुदा होने की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपसे अलग होने की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप रोएंगे नहीं। अपनी प्रेमिका को समझा रहे हैं, स्वीटेस्ट लव आई डोंट नो, यानी मैं दूर नहीं जा रहा हूं, आपसे मैं दूर नहीं जा रहा हूं। लेकिन ये सवाल का जवाब देने के लिए क्यों पड़ता है, अब बढ़िएगा समझिए, में सारा चीज समझिएगा। एक्चुअली होता क्या है कि जो जॉन डोन है वो अपनी पत्नी से दूर जाकर के ये चीज का एहसास करना चाहते हैं कि हम अपनी पत्नी से दूर रह करके फील जो होगा हमको किस तरह का फील होता है ना। ये इतना प्यार भरा लम्हा हम अपनी पत्नी के साथ, अपने बिलव्ड के साथ गुजारते हैं, लेकिन कल को अगर हमको अकेला रहने की नौबत आए तो हमारा ऊपर कैसे गुजरेगा, हम कैसे रहेंगे, उस चीज का मजा, उस चीज का अंदाजा हम अभी करना चाहते हैं। इसलिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में यानी पत्नी को कहते हैं, जॉन डोन कहते हैं कि हम आपसे दूर जाकर के ये फील करना चाहते हैं कि आपके बिना हमको सुकून मिलता है कि नहीं, आपके बिना हमको चैन मिलता है कि नहीं। इसलिए उनकी पत्नी कहती है कि आप नहीं जाएंगे, आप नहीं जाएंगे, रोती है, बिलखती है, बहुत सारी बातें होती है, समझ गए। तो दूर जाने की बात करते, कहां, जर्मनी जाने की बात करते हैं कि हम जर्मनी जा रहे हैं आपको छोड़ के। और जिस तरह से सूरज प्रत्येक दिन, हर दिन पूरब को उगती है, शाम को पश्चिम में ढलती है, तो सूरज का काम अपने समय पर उठना है, उसी तरह से हम आपके जीवन में आ जाएंगे, दोबारा वापस आ जाएंगे, हमारा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। चलिए इनका बायोग्राफी देखिए। तो ये पोएम है आपका ऑक्टेव, 8 लाइन के पोएम को ऑक्टेव कहते हैं। इनके लेखक का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डोंट नो जॉन डोन। अब वाइफ की बात करें, बिलव्ड की बात करें, तो मैरिज विद एन्नमोर इन 1601 यानी 1601 ईस्वी में, 1601। तो अगर देखोगे तो ये जो है शादी कब किए थे, 1601 में एन्नमोर से। और ये एन्नमोर से शादी नहीं किए थे, ये भगा के लेके शादी किए थे, यानी ये लव मैरिज किए थे कोर्ट में जाकर के, जिसके कारण इन पर केस हो गया, इनको जेल की हवा खानी पड़ी। आराम से देखिएगा, सारी चीज समझा रहे हैं। अब इनका जन्म कब हुआ था बाबू, तो ये जॉन डोन की बात करें, जन्म कब हुआ था, 22 जनवरी 1572 ईस्वी को रोमन कैथोलिक फैमिली में। रोमन कैथोलिक फैमिली जो होती है वो रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म होता है। और इंग्लैंड में इनका जन्म होता है, ब्रिटेन में। ब्रिटेन का नाम सुने, इंग्लैंड का नाम, इंग्लैंड का में इनका जन्म होता है। इंग्लैंड के अगल बगल में ही जर्मनी रहता है, समझ गए। He was born in prosperous romantic Catholic family, but England was staunch anti-Catholic। देखो, कैथोलिक धर्म को ये मानने वाले थे। जिस परिवार में ये जन्म लिए थे वो प्रोस्पेरस परिवार था, यानी धनी परिवार था। प्रोस्पेरस का मतलब होता धनी, है ना, कोई चीज का कमी नहीं था। रोमन कैथोलिक फैमिली मतलब रोमन था और कैथोलिक फैमिली था, और इनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था। जब इनका जन्म हुआ था ब्रिटेन में, तो स्टेंच जो लोग हैं, ब्रिटेन के जो लोग हैं, इंग्लैंड जो थे उस टाइम, इंग्लैंड वॉज स्टेंच यानी कठोरता से एंटी कैथोलिक थे। कैथोलिक धर्म में इनका जन्म हुआ, कैथोलिक धर्म मानने वाले परिवार में इनका जन्म होता है, कैथोलिक धर्म मानने वाले परिवार में इनका जन्म होता है, और जन्म होता है इंग्लैंड में। और जब इनका जन्म 1572 में होता है, तो समझ गए 22 जनवरी 1572 को इनका जन्म होता है। डेट ऑफ बर्थ याद रखिएगा, 22 जनवरी 1572 को जब इनका जन्म होता है इंग्लैंड में, तो उस टाइम इंग्लैंड के लोग कैथोलिक धर्म को देखने के लिए लायक नहीं समझते, यानी कैथोलिक धर्म मानने वालों से लोग से नफरत करते थे। इंग्लैंड कठोरता से कैथोलिक धर्म का विरोध करते थे, और यह जन्म हुआ कैथोलिक धर्म में। जब इनका जन्म कैथोलिक धर्म में हुआ तो इनका रहना सहना काफी ज्यादा दुश्वार हो गया, काफी ज्यादा दिक्कत का सामना इनको करना पड़ रहा था। तो बोर्न कब हुआ, बिलव्ड का नाम क्या है। अब देखो, ये जो है प्यारे बच्चों, ये मेटाफिजिकल पोएम है। ये अगर बात करेगा कि ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हुए किस तरह का पोएम है, तो ये मेटाफिजिकल पोएम है, यानी हास्यपद कविता है, जिसमें दुख के बारे में चर्चा की जाए। जिस कविता में दुख के बारे में, है ना, सुरों के बारे में चर्चा की जाए, है ना, दुख प्रकट किया जाए, ऐसे कविता को इंग्लिश में मेटाफिजिकल पोएम कहते हैं। यहां तो दुख का ही चर्चा हो रहा है, यानी एक प्रेमिका एक अपनी प्रेमी से, एक बिलव्ड से अपना दूर होना चाहता है, अपने दूर जाना चाहता है, तो ये दुख का ही बात है, समझ गए। तो ये क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डोंट नो को एक प्रकार का मेटाफिजिकल पोएम है, यानी दुख भरी कविता है, समझ गए। अब एक बात है कि जो जॉन डोन है वो किस टाइप के पोएट हैं। जॉन डोन की बात करें तो जॉन डोन जो है प्यारे बच्चों, जॉन डोन एक मेटाफिजिकल पोएट है,
कैसा पोएट है? मेटाफिजिकल पोएट है। मेटाफिजिकल पोएट का मतलब ये मेटाफिजिकल पोएम को लिखते हैं, दुख भरी कविता को लिखते हैं। क्लियर? ऑप्शन देगा, पूछेगा कि जॉन डॉन इज अ मेटाफिजिकल पोएट या फिर नेचर पोएट या फिर बोथ या फिर नन ऑफ दिस। क्या लगाइएगा? मेटाफिजिकल पोएट। समझ गए? अब देखो अगला जो है इनका डेट ऑफ बर्थ तो आप जान गए 22 मार्च 1572। इनका लंदन में देहांत हो गया था 31 मार्च 1631 को। 31 मार्च 1631 को जॉन डॉन का क्या हो गया? देहांत हो गया, इनका अंतिम संस्कार हो गया। समझ गए? अब इनके फादर देख लो, इनके फादर का भी नाम क्या है? इनके फादर का नाम है, हिज फादर्स नेम वाज जॉन डॉन। जॉन हिज फादर्स नेम वाज जॉन, ओनली जॉन। जॉन, इनके पिताजी का नाम ओनली जॉन है और बेटा ने क्या लगा लिया? सिर्फ डॉन लगा लिया, है ना, यानी जॉन डॉन कर दिया अपना नाम। ये जॉन डॉन के पिता का नाम क्या है बाबू? सिर्फ जॉन। जॉन के पिता का नाम जॉन, सॉरी जॉन डॉन के पिता का नाम जॉन। जॉन डॉन के पिता का नाम जॉन, यानी जॉन डॉन के पिता का नाम क्या है? जॉन है। उसके बाद जॉन डॉन्स फादर वाज अ प्रॉस्पेरस लंदन मर्चेंट, यानी जॉन डॉन के जो पिताजी हैं वो प्रॉस्पेरस यानी धनी व्यापारी था, यानी प्रॉस्पेरस लंदन मर्चेंट। मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, लंदन और प्रॉस्पेरस यानी ब्रिटेन का, लंदन का एक धनी व्यापारी, पैसा रखने वाला व्यापारी, बहुत ही ज्यादा अमीर व्यापारी, बिजनेसमैन था इनका पिताजी जॉन। समझ गए? तो इनको बचपन में कोई दिक्कत हुआ था का? इनमें को इसको कोई बचपन में दिक्कत हुआ था? नहीं हुआ था ना। तो ये सारी चीज आप समझ गए। अब इनकी माँ का नाम बताओ। तो इनकी माँ का नाम है एलिजाबेथ हेविड। एलिजाबेथ हेवुड, इनके माँ का नाम क्या है? एलिजाबेथ हेवुड। और हिज मदर्स वाज हाउसवाइफ, यानी इनकी माँ जो है, इनकी माँ घर में गृहिणी की काम करती है, जिस तरह के आपकी अम्मी घर में रहती है, घर का काम वगैरह करती है, तो इनकी माँ भी वैसी है ना। इनकी माँ भी क्या थी? हाउसवाइफ थी। इनकी माँ क्या थी बाबू? हाउसवाइफ थी। मदर नाम समझ गए, फादर मदर डाइट टाइप और साथ ही साथ बोर्न है, वाइफ का नाम और पोएम का नाम और पोएट का नाम आप समझ गए। अब अगला देखो, मदर समझ गए। अब अगला है ब्रदर की बात करें, इनके भाई का नाम क्या है? इनके भाई का नाम है हेनरी हेवुड। इनके भाई का नाम क्या था? हेनरी हेवुड। क्या बाबू? इनके भाई का नाम क्या था? हेनरी हेवुड। अभी तो मजा आएगा इनका समरी पढ़ने में, अभी तो हम परिचय बता रहे हैं। समझ गए? अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड दुनिया का टॉप यूनिवर्सिटी में आता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया का टॉप यूनिवर्सिटी में आता है, वहां ये पढ़ाई की है। समझ गए? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, अरे भाई साहब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जहां सपना होता है हर एक स्टूडेंट के दुनिया का पढ़ने का, है ना, है। उसके बाद हर्टफोर्ड कॉलेज, यहां से इन्होंने पढ़ाई किया। क्लियर? अब देखो हिज रिलीजन, यानी उनका कास्ट क्या था? वह कैथोलिक धर्म को मानते थे। जॉन डॉन कैथोलिक धर्म को मानते थे, लेकिन जब ये कैथोलिक धर्म को मानते थे तो इनका जन्म कैथोलिक परिवार में हुआ था और लंदन में हुआ था, और लंदन के सारे लोग, मोस्ट लोग, वो कैथोलिक धर्म को विरोध करते थे, है ना। तो दिक्कत हो गया उनको वहां लंदन में रहना। तो इनका कास्ट रोमन कैथोलिक फैमिली एंड ही स्टडीड लॉ एंड थियोलॉजी। देखो लॉ स्टडीड का मतलब अध्ययन करना। इन्होंने क्या अध्ययन किया? एंड ही स्टडीड, इन्होंने अध्ययन किया लॉ एंड थियोलॉजी। लॉ का मतलब होता कानून, थियोलॉजी का मतलब होता धर्मशास्त्र। मतलब इन्होंने कानून का भी किताब पढ़ा और धर्मशास्त्र, अलग अलग धर्म के किताब होते हैं। इस्लाम धर्म के पवित्र पुस्तक कुरान है, हिंदू धर्म के पवित्र पुस्तक भगवत गीता है, महाभारत है, वेद रामायण पुराण है। समझ गए? उसी तरह से बाइबिल है। तो ये क्या है? ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है। तो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना ही क्या कहलाता? थियोलॉजी। थियोलॉजी का मतलब होता धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन करना। तो ये कानून का भी अध्ययन किया और थियोलॉजी की भी पढ़ा। तो समझ रहे कितना ब्रिलियंट होगा ये। अब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट वैसे भी ब्रिलियंट होते ही हैं, ठीक है। अब देखिएगा, एट एज 20 डॉन स्टडी लॉ एंड थियोलॉजी, यानी 20 साल की आयु में, हम लोग अभी 20 साल अब हम लोग पहुंचने जा रहे हैं, है ना। आप लोग का उम्र तो लगभग 2-3 साल के बाद 20 साल हो जाएगा ना। तो 20 साल की उम्र में वो लॉ और थियोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। कौन? जॉन डॉन। जॉन डॉन लॉ एंड थियोलॉजी में काफी ज्यादा माहिर हो गए थे। अब इनकी प्राइस्ट की बात करें, अब ये देखोगे 1615 ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम एट द एज ऑफ 42। अब ये जो है, ये क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, 42 साल की उम्र में जॉन डॉन गिरजाघर में भी रह चुके हैं, यानी एक पादरी के रूप में जो पूजा वगैरह करवाते हैं, जो कर्मकांड करवाते हैं। एंड ही इज नॉन एज मेटाफिजिकल पोएट, यानी इसको मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जाने जाते हैं। मैंने आपको बताया
अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से किस पोएट को मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाने जाते हैं, 4 वो पोएट का नाम दे देगा, तो किस में टिक कीजिएगा बाबू? तो जॉन डॉन को टिक कीजिएगा। जॉन डॉन इज अ मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट का मतलब होता है मेटाफिजिकल पोएम लिखने वाले को मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं। मेटाफिजिकल पोएम का मतलब हुआ हास्य पद कविताएं, यानी जिसमें दुख भरी कविताएं, यानी दुख भरी कविताएं जिसमें दुख की चर्चा की जाती है, जिसमें क्या की जाती है? दुख भरी चर्चा की जाती है। अब एमपी भी रह चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब बताओ, एक स्टूडेंट है, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी रहे और लॉ एंड थियोलॉजी भी इन्होंने पढ़ा, और ये एमपी भी रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं। समझ गए? अब एक चीज देखोगे, एक चीज 1 सेकेंड आप लोग इस चीज को समझिएगा और सारा चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। A to Z मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, सारी चीज को आप लोगों को समझना है। चलो ठीक है सर, आई एम लेट। क्यों लेट हो गए भाई? चलो देखो, अब एमपी की बात करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नेता भी रह चुके, नेतागिरी भी किया इन्होंने। यानी जॉन डॉन बिकम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 1601, यानी 1601, यानी 1601 ईस्वी में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। समझ गए? अब इंपोर्टेंट वर्क्स कलेक्शन, अब ये जो कविता वगैरह लिखे तो इनके क्या क्या इंपोर्टेंट कलेक्शन हैं? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स 1911 में उन्होंने लिखा। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स कब लिखा है? 1911 में। सेटायर्स एंड द एलिजीज, उसके बाद है एरमोन्स सेटायर्स एंड द एलिजीज एंड द एलिजीज, ये लिखा है इन्होंने। समझ गए? सेटायर्स एंड द एलिजीज, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स 1911 में लिखा है। तो ये सब चीज आप लोगों को याद रखना है। अब सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। सम इंपोर्टेंस पॉइंट देख लीजिएगा। तो सम इंपोर्टेंस पॉइंट के अंतर्गत ये चीज आपको देखना है बाबू, यहां देखना है कि जॉन डॉन ज्वाइंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एट द एज ऑफ 11th। अरे बाप रे, 11 साल की आयु में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये ज्वाइन कर लिए थे। 11 साल की उम्र में हम लोग सही ढंग से कपड़ा भी नहीं पहनते होंगे है ना। 11 साल की उम्र में ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एंट्री कर चुके थे। John Donne was forced to leave Oxford University without a degree because of his religion। कहने का मतलब ये हुआ कि जॉन डॉन कैथोलिक धर्म को मानते थे और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जितने भी प्रोफेसर थे, जितने भी स्टूडेंट थे, वो इंग्लैंड का था और इंग्लैंड के लोग कैथोलिक धर्म का विरोध करते थे और कैथोलिक धर्म मानने वाले लोगों को भी देखने नहीं पाते थे, उनसे नफरत करते थे। जब इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये पढ़ने गया तो जैसे पता चला वहां के प्रोफेसर्स को, वहां के स्टूडेंट को कि ये जॉन डॉन जो ये लड़का ये जो स्टूडेंट पढ़ने आ रहा है ये कैथोलिक धर्म को मानता है। समझ गए? ये क्या मानता है? कैथोलिक धर्म को ये मानता है, जिसके कारण उन पर जोर दिया गया, उसको फोर्स किया गया कि आप जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकते हैं, छोड़ दिया गया आपको, उनको बाहर निकालने का काम किया गया, तुम छोड़ो, तुमको नहीं पढ़ने देंगे। उनको जबरदस्ती बाहर निकालने का काम किया गया कि तुमको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हम पढ़ने नहीं देंगे क्योंकि तुम कैथोलिक धर्म को मानते हो। तो काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी हो गया, धर्म के आधार पर यहां भी लड़ाई हो गया। और बिना डिग्री का, विदाउट अ डिग्री, यानी कोई डिग्री नहीं मिलेगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, जाओ निकलो यहां से। क्या कारण था? क्योंकि ये कैथोलिक धर्म को मानते थे। समझ गए? धर्म के आग यहां भी नहीं छोड़ा है। धर्म के कारण लोग जो हैं क्या हो रहे हैं? धर्म के कारण लोग जो हैं काफी ज्यादा आग बबूला हो रहे हैं। समझ गए? ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अब देखो, हिज फर्स्ट बुक्स ऑफ पोएम्स, पहला बुक इनका पोएम का जो नाम है, पहला बुक जो है सेटायर्स एंड द सॉन्ग्स एंड सम सोनेट्स, सेटायर एंड सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, इनका पहला बुक का नाम है, पोएम का नाम। वर हाईली प्राइज्ड अमंग अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एडमायर्स, यानी ये पहला बुक है प्रशंसकों के बीच। ये मार्केट में जैसे ही ये पहला बुक लॉन्च किए सॉन्ग का, यानी सेटायर एंड सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, पहला बुक ये जैसे लॉन्च किए वैसे ही इनका बुक पूरे मार्केट में पॉपुलर हो गया, पूरे मार्केट में फैल गया, पूरे मार्केट में पॉपुलर हो गया। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं। समझ गए? ये सारी चीज है। तो आपको इतना सारा चीज समझ में आ गया। अब देखो अगला, अभी समरी नहीं आया है, अभी हम बायोडाटा बता रहे हैं। समझ गए? अब देखो, एट द एज 25, 25 साल की उम्र में डॉन वॉज अपॉइंटेड प्राइवेट सेक्रेटरी टू श्री थॉमसन एगॉर्टन, यानी 25 साल की आयु में थॉमस एगॉर्टन के दरवाजे में ये प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में नौकरी करने लगा। थॉमस एगर्टन कौन है? ये पादरी थे। समझ गए?
लॉर्ड कीपर ऑफ द ग्रेट सील ऑफ इंग्लैंड। ये इंग्लैंड का बहुत बड़ा लॉर्ड थे, वकील थे, पादरी थे, इनके पास जमीन वगैरह धन संपत्ति काफी ज्यादा था। तो प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में थॉमस एगर्टन के दरवाजे में उनके घर में काम करने लगते हैं 25 साल की आयु में जॉन डॉन। और यहीं से खेल बिगड़ता है, यहीं से क्या होता है, खेल यहीं से बिगड़ना स्टार्ट होता है। अब ध्यान से समझो। ही मैरिड 16-year-old एन्नमोर। वो शादी किए 16 साल की एक लड़की से जिनका नाम था एन्नमोर। द नाइस ऑफ पेट्रोन जॉन डॉन, द नाइस ऑफ पेट्रोन थॉमस एगर्टन। अब इसके दरवाजे में सेक्रेटरी रहा तो इनकी एक भतीजी थी, थॉमस एगर्टन का एक भतीजी थी। थॉमस एगर्टन इनको सेक्रेटरी के जॉब में रखते हैं, 25 साल की आयु में उनको जॉब लगता है। तो ये क्या किए, जॉन डॉन एक क्या किए, उनकी भतीजी जो थॉमस एगर्टन का जो नाइस है भतीजी है, उन्हीं से शादी कर लिए, है ना। और शादी किए कैसे, लव मैरिज कर लिए उससे, उनको भगा करके कोर्ट में, समझ गए, तो शादी कर ली। तो ही मैरिड सेक्शन लॉर्ड जॉन डॉन वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सेक्रेटरी मैरिटिंग हिज फ्रेंड्स नाइस। अब देखोगे, यानी जॉन डॉन को ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, प्रिजन का मतलब होता है जेल, यानी कुछ समय के लिए उनको जेल भेजा गया। क्यों, क्योंकि फॉर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी का मतलब होता है चुपके से, सेक्रेटरी का मतलब होता है चुपके से, मैरिंग का मतलब विवाह करना, शादी करना। हिज पैट्रन्स नाइस, यानी जो थॉमस एगर्टन है, जो पैटर्न है, उनकी भतीजी से या चुपके से शादी कर लिए, जिनके कारण उनको जेल जाना पड़ा, कुछ समय के लिए जेल जाना पड़ा। काहे के लिए शादी किए भाई, भगा करके? भाई तुमको जॉब में रखा था, सेक्रेटरी का जॉब में, तुमको जॉब में रखा था, तुमको भगा के काहे शादी कर लिए? तो ये इनको जेल जाना पड़ा। अब देखो आगे क्या होता है। आगे कहा जाता है कि जॉन डॉन्स लव पोएम्स आर यूज्ड टू लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू हमर होम अ पॉइंट एंड कंबाइंड पेशेंस विद वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीजिंग्स। अब देखो सिंपल सा चीज है, यानी जॉन डॉन की जितनी भी कहानी है, जितने भी कविता है, जितने भी काव्य खंड, गद्य खंड, प्रोज सेक्शन, पोएट्री सेक्शन का जितने भी इनके लिटरेचर हैं, जितने भी साहित्य हैं, सारी चीज का अध्ययन किया जाता है और इसके पोएम का यूज यानी इस्तेमाल, प्रयोग साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी किया जा रहा है। समझ गए? तो इतना याद रहेगा, तो इतना याद रहेगा। तो यहां तक तो हम लोगों ने व्याख्या किया बाबू। तो यहां तक हम लोग क्या पढ़े, तो यहां तक जो हम लोग पढ़े, तो हम लोग पढ़े क्या, हम लोग पढ़े इसका बायोग्राफी। किसका बायोग्राफी? ये जॉन डॉन साहब का, ये जॉन डॉन साहब का बायोग्राफी पढ़े। समझ गए? तो ये मल्टी टैलेंटेड मैन रह चुके हैं अपने समय में, मल्टी टैलेंटेड। अब चलते हैं मेन हम लोग समरी की ओर। समरी पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपको अच्छा तरह से समझा तो दिए ही है लगभग, तो आप समझ गए। अब देखो ये समरी है और ये समझ जाओगे तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ गए? तो इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, दिस पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन रिटन बाय जॉन डॉन। ये पोएम, ये कविता लिखा गया है जॉन डॉन के द्वारा। इन दिस पोएम ही डिस्क्राइब द इंपल्स ऑफ लव, यानी इस पोएम में, इस कविता में जॉन डॉन डिस्क्राइब करते हैं, व्याख्या करते हैं, बताते हैं इंपल्स ऑफ लव, यानी एक लव का जो, एक प्यार का जो दर्द होता है, एक प्यार का जो प्रभाव होता है, जो इंपल्स होता है, उसको डिस्क्राइब करते हैं। यानी यह कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। इस कविता में उन्होंने प्रेम के आवेग का वर्णन किया है, यानी प्रेम में, लव में क्या तरह का, किस तरह का फीलिंग होता है, उस चीज को यहाँ बताने का प्रयास किया है। समझ गए? अपनी पत्नी से, एन्नमोर से काफी ज्यादा, क्योंकि लव मैरिज किया है, भगा करके शादी किया है। समझ गए? तो ये उस चीज बयान करते हैं। पोएट हैड अ वाइफ whom he loved very much, यानी पोएट का, यानी कवि का पत्नी है एक, और उनसे काफी ज्यादा वो स्नेह करता है, प्रेम करता है। समझ गए? यानी यह लिखा गया है, कवि की एक पत्नी थी जिससे वो, पत्नी थी यानी है, सॉरी थी, दोनों तो नहीं है ना, थी ही होगा, जिससे वो कवि ज्यादा, काफी ज्यादा प्यार करता था। समझ गए? अब देखो आगे कहा जा रहा है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। He is afraid of parting from his beloved. He is afraid of, afraid of का मतलब होता है डरना, डरना। उनको काफी ज्यादा डर था। अब पार्टिंग, पार्टिंग का मतलब होता है जुदा होना, अलग होना। पार्टिंग का मतलब क्या होता है? जुदा होना, अलग होना। तो ये पार्टिंग यानी काफी ज्यादा इनको डर था जुदा होने का, अलग होने का। किससे? अपनी पत्नी से, अपनी बिलव्ड से। यानी जॉन डॉन को काफी ज्यादा डर था, उसे अपने पीरियड से बिछड़ने का डर सता रहा था। जॉन डॉन कहता था कि फ्यूचर में ऐसा समय आ जाएगा, ऐसा टाइम आ जाएगा कि हमको आपके बिना, तुमसे बिना रहना पड़े, तो किस तरह का जीवन जिएंगे। समझ गए? तो ये सब चीज वो काफी ज्यादा नोटिस करते हैं। अब देखो
वंस द पोएट टोल्ड हिज बिलव्ड, यानी पोएट जो है एक बार जॉन डोन अपनी पत्नी को, अपनी बिलव्ड को कहते हैं, डियर आई वांट टू गो समवेयर फेयर एंड फील लोनलीनेस बिकॉज if in the future anytime it happens that I have to live without you। यानी पोएट जो हैं, जो लेखक हैं, वो पत्नी को एक बार क्या कहते हैं, जॉन डॉन अपनी पत्नी एन्ना मोर को, अपनी बिलव्ड को क्या कहते हैं, प्रिय मैं आपसे दूर जाना चाहता हूं, प्रिय डियर आई वांट टू गो समवेयर, मैं आपसे दूर कहीं जाना चाहता हूं, है ना। फेयर एंड फील लोनलीनेस, यानी फेयर एंड फील लोनलीनेस, यानी आपसे अलग होने का प्रभाव क्या होता है, और अकेलापन फील करना चाहता हूं कि आपके बिना अकेलापन हमको कैसा महसूस होता है ना। बिकॉज इफ इन द फ्यूचर, क्योंकि अगर फ्यूचर में एनी टाइम किसी समय इट हैपेंस, ऐसा होता है, दैट आई हैव टू लिव विदाउट यू, यानी ऐसा होता है आपके बिना हमको रहने का नौबत आ जाता है, तो अब हम क्या करेंगे। तो अपनी पत्नी को वो कह रहे हैं, यानी जॉन डॉन अपनी पत्नी को कह रहे हैं कि प्यारी प्रियतम मैं आपसे दूर होना चाहता हूं और इस चीज का फील करना चाहता हूं कि आपसे दूर होकर के हम कैसे फील कर रहे हैं, और अगर इसलिए दूर होकर के ये फील अकेलापन लोनलीनेस इसलिए फील करना चाहते हैं ताकि हम फ्यूचर में हम ये गेस कर पाए, हम अलग अलग जो हो रहे हैं, हम जो अभी अलग होंगे फ्यूचर में, कहीं अलग नौबत रहने, अलग से रहने की नौबत आ जाए, या फिर हम में से कोई एक दुनिया से चला जाए। कितनी बड़ी बात है। या फिर हम में से कोई अगर एक का मृत्यु हो जाए, देहांत हो जाए, तो हम दोनों में से एक को जिंदा रहना पड़ेगा, तो वो कैसे रहेंगे, क्या फील होगा, क्या गुजरेगा, उस चीज का अंदाजा, वो चीज अभी हम महसूस करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, इसलिए हम आपसे दूर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, जर्मनी जाने की बात करते हैं। कहां, जर्मनी जाने की बात करते हैं बाबू। कहां बाबू, जर्मनी जाने की बात करते हैं, समझ गए। अब अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट देखिएगा, आगे कहा जा रहा है, आगे देखिएगा। अगला पॉइंट बहुत आसान है, हिंदी इंग्लिश का इसका आगे पीछे हो गया, उतना इसमें ध्यान मत दो। 1 सेकेंड। अलग तो हो रहे हैं हम, जो आगे अलग के फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं है ना, अलग से रहे, चलो कोई दिक्कत तो नहीं आवाज वगैरह में, बहुत अच्छा। प्यारे चलो ठीक है, कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखो, ध्यान से देखो, अब अगला पैराग्राफ में चलते हैं। ही सेज टू हिज बिलव्ड, ही सेज, यानी जॉन डॉन अपनी बिलव्ड से, अपनी पत्नी से कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉट टू बीमोन नॉर वीपिंग बिकॉज ही विल come back again in her life as the sun sets in the evening and rise in the morning। यानी जॉन डॉन अपनी पत्नी को कहते हैं कि नोट बियोमोन, उदास मत हो, नोर वीपिंग, रो मत, वीपिंग का मतलब रोना, बियोमोन का मतलब उदास होना, उदास मत हो, रो मत, बिकॉज, क्योंकि आई विल कम बैक, आई विल कम बैक अगेन, मैं दोबारा तुम्हारे जिंदगी में आ जाऊंगा, इन हर लाइफ, आपके जीवन में, जैसे सूरज शाम को, सुबह इवनिंग, सुबह मॉर्निंग में उठती है और शाम को ढल जाती है, निश्चित टाइम में, फिक्स टाइम में, उसी तरह से फिक्स टाइम में, निश्चित टाइम में हम आपके लाइफ में दोबारा आकर के प्रेजेंट हो जाएंगे। आप उदास मत हो, आप रो मत, क्योंकि जब दूर जाने की बात करते हैं जॉन डॉन, तो उनकी पत्नी काफी ज्यादा रोती है, समझ गए। अब देखो, यानी वो अपनी प्रेमिका से कहता है कि वो शोक ना करे और ना ही रोए, क्योंकि वह उसके जीवन में फिर से उसी तरह वापस आ जाएगा, जैसे शाम को सूरज डूबता है और सुबह उगता है, ये चीज हो जाएगा। अब देखो, ही सेज हिज बिलव्ड, यानी वो अपनी बिलव्ड से कहती है, इट्स डज नॉट मीन आई फील बोरिंग विद यू और आई डू नॉट लाइक यू। यानी फिर जो जॉन डॉन है वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि हम आपसे दूर जाने की जो बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपके पास रह करके बोरिंग फील कर रहे हैं। इट डज नॉट मीन बोरिंग विद यू, आपके साथ रह के हम बोरिंग फील नहीं कर रहे हैं। और आई डोंट लाइक यू, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको लाइक नहीं करता हूं, मैं सिर्फ ये फील करना चाहता हूं कि आगे चल के अगर फ्यूचर में अलग होने की नौबत आए तो किस तरह से फील करेंगे, ये चीज मैं फील करना चाहता हूं, समझ गए। तो ये चीज उनको समझा रहे हैं। लेकिन इस पोएम में, इस पूरे पोएम में बाबू, इस पूरे पोएम में जो है, ये जो एन्ना मोर है उनका मुंह बंद है यानी इस पूरे पोएम में, इस स्वीटेस्ट लव आई डोंट नो में सारे शब्द
जॉन डॉन का ही है। उनकी पत्नी सिर्फ रोती है और कुछ वो पत्नी को समझा रही होती, उनका कुछ बुला ही नहीं है। बोलता उनका पत्नी का कुछ दो चार शब्द दे देता तो ये पोएम जो है और इंटरेस्टिंग हो जाता पढ़ने में। समझ गए? अब यहां ध्यान से देखो, सारी चीज हम समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली आई लव यू मोर देन सो एनी माई एब्सेंस, प्लीज डोंट वीप, बिकॉज इफ यू वीप एंड योर टीयर्स कम आउट यू फील दैट इट इज माई ब्लड कमिंग आउट। यानी एक्चुअली आई लव यू मोर देन आई, यहां फुल स्टॉप होगा, यहां फुल स्टॉप होगा। यानी वास्तविक में, हकीकत में, मैं अपने से भी ज्यादा मैं आपसे प्यारे प्रेम करता हूं, लगाव रखता हूं, प्यार करता हूं। कौन कहते हैं? जॉन डॉन कहते हैं कि मैं अपने जीवन से ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूं। अपनी पत्नी अपनी एंडमोर को समझा रहे होते हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि सो इन माई अब्सेंस, इसलिए मेरे अब्सेंटी में, मेरे अनुपस्थिति में, मेरे गैर हाजिरी में प्लीज डोंट वीप, रोना मत, क्योंकि इफ यू वीप एंड योर टीयर्स कम आउट, क्योंकि अगर आप जब रोएंगी और आपके आंख से आंसू निकलेगा तो आप ये समझ लेना कि फील दैट, ये फील कर लेना कि मेरा ब्लड जो है शरीर से बाहर निकल रहा है। तो क्या मेरा ब्लड को तुम शरीर से बाहर निकलता देखना चाहती हो? मेरा ब्लड को तुम शरीर से बाहर निकलना देखना चाहती हो? नहीं ना, इसलिए तुम रोना मत। इस तरह का मतलब बात समझा रहे हैं जॉन डॉन अपनी पत्नी, अपनी किसको? एडना मोर को। समझ गए कि फ्यूचर में अगर तुम रो रही हो, तुम्हारा आंसू अगर निकल रहा है, तुम ये समझो कि तुम्हारा आंसू नहीं, वो मेरा खून निकल रहा है। तो क्या तुम मेरा खून निकालना चाहती हो बदन से, मेरा बॉडी से? तुम चाहती हो कि मेरा बॉडी से खून निकले? नहीं ना, तो इसलिए मत रो। है ना? इस तरह से समझा रहे हैं। फिर आगे देखो, ही सेज हिज बिलव्ड, यानी वो अपनी बिलव्ड से, अपनी पत्नी से कह रहे हैं दैट वी बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। दैट वी बोथ यानी वी बोथ, यानी हम दोनों, मेड मतलब बनना, फॉर मतलब के लिए, ईच अदर मतलब एक दूसरे के लिए, यानी हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। जॉन डॉन अपनी पत्नी को कहते हैं, अपनी बिलव्ड को, एडनामोर को कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। समझ गए? एंड वी कांट लिव विदाउट ईच अदर, यानी हम लोग एक दूसरे के बिना जुदा भी नहीं रह सकते हैं, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हैं। समझ गए? इस तरह की बातें वो समझा रहे हैं। किसको? एडनामोर को। कौन? जॉन डॉन। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपका जॉन डॉन वाला कहानी था, सॉरी जो पोएम था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, बहुत ही मजेदार था, बहुत ही शानदार, बहुत ही खतरनाक था और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया। तो जो भी बच्चे पहली बार संस्था में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सेशन को लाइक करके जम करके शेयर वगैरह कर देना अपने दोस्तों में, ताकि सारे लोग जुड़ जाएंगे। समझ के? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब पोएम कैसा लगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, थोड़ा बहुत भी समझ में आया कि नहीं आया? इनके परिचय, बायोग्राफी अगर पूछा जाएगा, इनके लेखक का बायोग्राफी पूछा जाएगा और इनका अगर पूछा जाएगा कि इनका समरी का एक्सप्लेन करो, जैसे मैंने बताया, तो क्या आप लिख पाइएगा अपने वर्ड में? अरे 10 से 12 लाइन लिख दोगे उतना काफी है ना? 10 से 12 लाइन लिख दोगे अच्छा से, उतना काफी है। तो क्या लिख पाओगे? यस या नो? आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। है ना? क्लास कैसे लगी इसके बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए, ये पहला जो पोएम है ये समाप्त होता है। बहुत अच्छा लगा। फिर अगली क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। अच्छा से रहते तैयारी कीजिए, अच्छी तरह से बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, क्लास में जुड़ने के लिए। अगली क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।